गुड इवनिंग। तो देखते हैं हम लोग कल हम लोगों ने कुछ टॉपिक हम लोगों ने लर्न किया था, देखा था। तो आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कल कुछ कुछ बातें कुछ कुछ उसमें ऐसे लाइंस से टॉपिक से जो हमारा छूट गया था। आज का जो टॉपिक है वो और ही इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें कि हम लोग कंपोजिशन बेसिक्स की बात करेंगे, रूल ऑफ थर्ड्स की बात करेंगे, फ्रेमिंग की बात करेंगे, लीडिंग लाइंस की बात करेंगे, सिमेट्रिकल लाइंस की बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि कैमरा सिर्फ फोटो लेता है। कैमरा सिर्फ फोटो लेता है। असली मैजिक आपके हाथों में होती है, आपकी क्रिएटिविटी में होती है, आपकी क्रिएटिविटी करती है। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि कैमरा इज अ इक्विपमेंट, बट आपकी क्रिएटिविटी आपके हाथों में है। आप जितने क्रिएटिव होकर आप फोटोग्राफी करोगे, आपका क्रिएटिविटी उतना ही दिखेगा और आउटपुट अच्छी आएगी। ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी कल के पीपीटी को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा जो बचे थे टॉपिक्स उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे आज जो टॉपिक है उसके साथ साथ हम लोग लेके चलेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कोई भी एक जैसे स्क्रीन शेयर हो जाता है तो जस्ट मुझे कोई भी एक यस लिख दीजिएगा प्लीज। अब मुझे कोई भी यस लिखे, मैं स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ। तो ये विजिबल, राइट? यस। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो अभी हम लोग आ जाते हैं। यस। तो टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे, ये मैं एक पीपीटी है तो आप लोग देख सकते हैं। कैमरा टाइप्स तो हम लोग डिस्कशन कल यहाँ पे हम लोग किए थे। अब थोड़ा समझना पड़ेगा इस चीज को। ठीक है। कैमरा टाइप्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कैमरास। मार्केट में बहुत तरह के कैमराज हैं। ठीक है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा स्मार्टफोन कैमरा। मैं नेक्स्ट क्लास आपका एक टॉपिक है, मैं उसमें डिस्कस करूंगा कि आप स्मार्टफोन से भी अच्छी फोटोग्राफी कैसे कर सकते हो। बट ये सारे ट्रिक्स, टिप्स एंड टेक्नोलॉजी, ट्रिपल टी, अगर आप सीख जाते हो तो आप वाकई में अच्छी फोटो क्लिक कर पाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्मार्टफोन कैमरा था, हम लोग कल इस पर डिस्कशन कर चुके थे। नेक्स्ट थिंग इज कॉम्पैक्ट कैमरा, पॉइंट एंड शूट कैमरा। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से घर पे छोटी सी एक कैमरा होती है जिसे हम लोग पॉइंट एंड शूट कैमरा कहते हैं। ठीक है। इसे हम लोग स्मॉल कैमरा भी कह सकते हैं। ये लाइट वेट होता है और इसमें जो लेंस होती है, जैसे कल मैं आप लोगों को बता रहा था कि लेंस इंटरचेंजेबल हम लोग डीएसएलआर एंड मिरर लेस में कर सकते हैं। बट पॉइंट एंड शूट जो कॉम्पैक्ट कैमरा छोटी सी होती है, सोनी की हो, कैनन हो, निकॉन हो, ठीक है, तो उसमें आप लेंस को चेंज नहीं कर सकते हो। उसमें जो लेंस होती है वो फिक्स होती है। ठीक है। बेटर देन फोन क्वालिटी, आपको फोन से अच्छी क्वालिटी मिलेगी। उसके पीछे का रीजन क्या है? मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा आप लोगों के कि भाई कैमरे से क्वालिटी अच्छी, इसलिए अच्छी क्वालिटी मिलेगी आपको कैमरे में कि फोन में जो सेंसर होता है काफी छोटा होता है। और जो हमारे पास जो कैमरा है, कैमरा बेसिकली सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी के लिए बनता है। बट हम लोग मोबाइल फोन को मल्टीपल यूज करते हैं। कैमरे में क्या होता है कि आप जो रियल फोटोग्राफी करते हो ना, वो रियल फोटो आउटपुट देता है। उसके बाद आफ्टर क्लिकिंग आप उसे एडिट कर सकते हो। बट मोबाइल फोन में क्या होता है, अब एआई फीचर्स अवेलेबल है। सारे ओप्पो, वीवो, ये जितने सारे ब्रांड्स हैं, वो क्या करते हैं, आप जब फोटो क्लिक करते हो ना तो फोटो को पहले वो रिसेट करते हैं, एडिट करता है और फिर जाके आउटपुट आपको देता है। उसमें एआई फीचर्स इनबिल्ट है जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है और वो आपको आपकी फोटो की क्वालिटी को इनहेंस्ड करके देता है। ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि फोटो आपकी जैसे हो तो ज्यादा आपको ब्राइट और ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा चमकदार आपकी फोटो आउटपुट में आती है। ठीक है। बट अगर आप कैमरे से करोगे तो कैमरे में आपको हाई डेफिनेशन, फुल हाई डेफिनेशन, मीन्स की एचडी, एफएसडी, ठीक है, आपको क्वालिटी के पिक्चर्स मिलेंगे। ये बेस्ट है आपके ट्रैवल और बिगनर्स के लिए। नेक्स्ट है डीएसएलआर कैमरा। मैं डे वन से बात कर रहा हूँ कि अगर आपको इसमें पैशन है या प्रोफेशन में चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास डीएसएलआर या मिररलेस कैमरा होना चाहिए। ठीक है। तो डीएसएलआर मीन्स होता है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा विथ लेंस। लेंस इज इक्विपमेंट ऑफ कैमरा। ठीक है। तो लेंस एक इक्विपमेंट है कैमरा का। इंटरचेंजेबल लेंसेस, अगर आपके पास 10, 12, 15, 20 लेंसेस है तो आप हर लेंस को आपके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन
आप लेंस को चेंज कर सकते हो और लेंस आप वहां पे यूज कर सकते हो। ऑप्टिकल व्यू फाइंडर, कल मैं आपको पिक्चर में दिखाया था, बताया था। हाई इमेज क्वालिटी, मैं पहले से डिस्कशन कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे एकदम हाई क्वालिटी इमेज मिलेगी, जिससे कि आप जितना भी जूम करोगे आपकी फोटो में इमेज जो है वो नॉइजी नहीं होगी। नॉइजी मतलब क्या, बलरी नहीं होगी। बलरी मतलब क्या, हैजी हैजी नहीं होगा, फोटो आपकी क्वालिटी उतनी शार्प होगी। ये कैमरा कौन यूज करते हैं, प्रोफेशनल्स। ठीक है, अब इसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है, लर्निंग मैनुअल सेटिंग्स। ठीक है, जो हम लोग डायलर की बात किए थे एनाटॉमी में, तो वहां डायलर से हम लोग चेंज करके इसे मैनुअल मोड पे वर्क कर सकते हैं। नंबर 4 पे आता है मिररलेस कैमरा। आज के डेट में ये एकदम कह सकते हैं कि रिसेंट, और कह सकते हैं कि काफी एकदम चहलकदमी बनाए हुए है और मार्केट में एकदम छाया हुआ कैमरा है मिररलेस कैमरा। बिल्कुल डीएसएलआर कैमरे के जैसा होता है, बस इसमें क्या है कि जो एक मिरर होती है वो मिरर इसमें नहीं होता। ठीक है, ये मॉडर्न कैमरा, नो मिरर, लाइटर देन डीएसएलआर, मतलब कि डीएसएलआर कैमरा से ये हल्का होता है, डीएसएलआर कैमरा थोड़ी भारी होती है। ठीक है, उसमें आपको ऑप्टिकल व्यू फाइंडर में जो हम लोग आंख से देखते हैं ना, वो ऑप्टिकल व्यू फाइंडर होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर मिलती है। अगर आपका कैमरा ऑफ है तो आप व्यू नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो बैटरी ऑपरेटेड होगा। फास्ट एंड एडवांस्ड है। ठीक है, फोटो प्लस वीडियो कंटेंट क्रिएटर। नेक्स्ट है नंबर 5, एक्शन कैमरा। ठीक है, ये गो प्रो स्टाइल है और ये वाटर प्रूफ भी होता है, जो कि बेसिकली ये कैमरा आपको स्पोर्ट्स और एडवेंचर के लिए यूज करते हैं। अगर आप लोग कभी बीच गए होगे, मतलब समुद्र में गए होगे, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ अंडमान निकोबार, तो वहाँ पे जो आइसलैंड होते हैं, वहाँ पे आपको वहाँ की जो छोटी छोटी ऐसी कुछ कंपनियां हैं, जो कि एजेंसीज हैं, वो आपको ऑफर करती हैं समुद्र के नीचे। वो आपको ऑक्सीजन के साथ समुद्र के नीचे गहराई में लेके चले जाते हैं और वहां पे आपको दिखाते हैं समुद्र के नीचे का जीवन शैली कैसा होता है। अप्रोक्स मुझे याद है कि मैं जब गया था तो मुझे भी बड़ा शौक था कि भाई नीचे जाने के बाद वहां की फोटो वीडियो कैसी आएगी, नहीं आएगी। तो मैं कुछ एक्सपीरियंस छोटा सा एक दो लाइन में शेयर करूंगा कि वो बहुत ही लाजवाब था। और नीचे जाने के बाद ऐसा फील हुआ कि कितनी सुंदर मछलियां होती हैं, कितने सुंदर फिशेस होते हैं, और अंदर की लाइफ स्टाइल कितना अच्छा है, एकदम नीट एंड क्लीन और बहुत सुंदर। ठीक है, तो वहां के लिए क्या होता है कि गो प्रो कैमरा, जो कि मेरे साथ जो गए थे मेंबर्स गए थे एजेंसी वाले, क्योंकि हम लोग पूरी टीम में गए थे फ्रेंड्स के साथ, तो वो लोग हेड में एक कैमरा फिट करके रखते हैं, जो कि गोप्रो कैमरा होता है और वो वाटर प्रूफ होता है और उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो इनका ऑन रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं, गोप्रो कैमरा से कुछ फोटो क्लिक करते हैं और मेमोरीज के लिए वीडियो भी बनाते हैं, और आफ्टर जब आप वो कंप्लीट कर लेते हो, अप्रोक्स 20 से 30 मिनट्स का वो होता है, पहले आपको ट्रेनिंग देते हैं, फिर आपको पानी के अंदर लेके जाते हैं वो। अगर आप लोग कभी जाओ ऐसे जगह पे तो जरूर ये करना आप लोग। उसके बाद फिर वाइड एंगल व्यू मिलता है, वाटर प्रूफ है, स्मॉल, मतलब रफ एंड टफ कैमरा होता है ये। ठीक है, नंबर 6 में आते हैं फिल्म कैमरा। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। बेसिकली डिजिटल नहीं होता है, विंटेज कैमरा, मतलब थोड़ा पुराना हो चुका है ये। क्लासिक लुक है, मैनुअल कंट्रोल्स है, इसमें आपको ऑटो मोड वगैरह नहीं मिलेगा। क्रिएटिव फोटोग्राफी, लर्निंग फंडामेंटल्स, बस आप आज के डेट में अगर मुझसे पूछो तो फिल्म कैमरा जो है, ये कैमरा यूज नहीं होती है, क्योंकि मार्केट में फिल्म अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जो कोडेक कैमरे की मैं बात कर रहा था ना, दैट इज फिल्म कैमरा। आप देखो यहाँ पे आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि रेजोल्यूशन। ठीक है, तो व्हाट इज रेजोल्यूशन इन फोटोग्राफी एंड हाउ डज इट अफेक्ट इमेजेस, सॉरी, मतलब कि ये जो इमेज क्वालिटी है, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ डिटेल, मतलब कि जो फोटो की क्वालिटी, आप लोग ऐसे समझो कि आप एक फोटो क्लिक किए हो मोबाइल फोन पे, कभी कभी होता है ना, हम लोग जूम करके देखते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मैं उसमें 5 फ्रेंड्स हैं और हम लोग एक एक को जूम करके देख रहे हैं, तो उसमें 2 की फोटो बहुत अच्छी आ रही है, बाकी 3 की जो रेजोल्यूशन है, जो फोटो है ग्राफिक्स से, वो फटा फटा सा फील हो रहा है, नॉइजी नॉइजी सा फील हो रहा है, हैजी हैजी सा फील हो रहा है। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या हो रहा है कि वहां पे आपकी कैमरा फोकस नहीं लेके ब्लर कर दे रहा है, इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब पोस्टर्स प्रिंट करना हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाना हो, या फिर आपको घर में फ्रेमिंग करना हो, तो जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो हर एक फोटो को हाई क्वालिटी में क्लिक करते हैं।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, रेजोल्यूशन मीन्स द अमाउंट ऑफ डिटेल इन एन इमेज। तो इट इज मेजर्ड इन पिक्सल, विड्थ एंड हाइट और मेगापिक्सल। ठीक है। सबको पता होगा आपके फोन में होता है ना कि अरे 12 मेगापिक्सल है, 50 मेगापिक्सल है, 80 मेगापिक्सल है, 100 मेगापिक्सल है, 200 मेगापिक्सल है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बात उसी की हो रही है, मेगा जितनी ज्यादा मेगापिक्सल होगा फोटो की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। लेकिन आप लोग ये सोच लेते हो कि मेरे फोन में अगर 50 मेगापिक्सल का कैमरा है तो मेरी अच्छी होगी, और उसके 12 मेगापिक्सल नहीं। ये आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। आप एप्पल का, सैमसंग का 50 मेगापिक्सल ले लो, बाकी अदर ब्रांड का आप 100 मेगापिक्सल ले लो, 200 मेगापिक्सल ले लो, आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। रीजन है कि ये रियल कैमरा वहां पे यूज करते हैं। मतलब सिंपल अगर डिफिनेशन देखा जाए तो नंबर ऑफ पिक्सल इन एन इमेज। पिक्सल क्या होता है? एक स्क्वायर जैसा होता है। जितने ज्यादा स्क्वायर्स बनेंगे आपकी पिक्सल, आपकी फोटो क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। ठीक है। तो पिक्सल इमेज का सबसे छोटा पार्ट होता है। पिक्सल वर्ड पिक्चर प्लस एलिमेंट से मिलकर बना है। ठीक है। जब बहुत सारे टिन्नी डॉट्स मिलकर एक इमेज बनाते हैं, उन डॉट्स को पिक्सल कहते हैं। ठीक है। मतलब आप ग्राफ पेपर आप लोग यूज करते होंगे। ठीक है। तो ग्राफ पेपर में देखना कितने छोटे 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 बॉक्सेस बने रहते हैं, स्क्वायर 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 बने रहते हैं। तो जितने छोटे होंगे और जितने ज्यादा होंगे उतनी फोटो क्वालिटी आपकी अच्छी होगी। ठीक है। अगर सिंपल एग्जांपल में बात करें तो आप मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन को जूम करोगे तो इमेज छोटे छोटे स्क्वायर्स डॉट में दिखने लगेगी। वही पिक्सल्स होते हैं। आप ट्राई करना, आप जब एकदम मैक्सिमम जूम पे पहुंच जाओगे ना तो वहां पे आपको वो स्क्वायर विजिबल होने लगेगा। ठीक है। तो इट मीन्स कि जितनी ज्यादा पिक्सल्स होंगे आपकी इमेज क्वालिटी उतनी डिटेल्स में होगी, और कम पिक्सल होंगे तो आपकी इमेज ब्लर या लो क्वालिटी हो सकती है। ठीक है। मतलब मान लो कि अगर 12 मेगापिक्सल, तो अराउंड 12 मिलियन पिक्सल्स। 48 मेगापिक्सल कैमरा जो होगा, मोर डिटेल एंड शार्पनेस। ठीक है। मतलब पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डिजिटल इमेज। जितनी ज्यादा पिक्सल होगी उतनी क्वालिटी आपकी हाई होगी। हर पिक्सल मिलकर एक ब्यूटीफुल पिक्चर बनाते हैं। जैसे छोटी मेहनत मिलकर बड़ा सक्सेस देता है। ठीक है। तो उसी तरह से जितने छोटे छोटे जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे आपकी फोटो की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। उसको अगर थोड़ा हम लोग लाइफ स्टाइल से जोड़ लें तो आप छोटी छोटी जितनी मेहनत करोगे वो कल मिलके वही मेहनत आपकी बड़ी हो जाएगी। ठीक है। तो मोर पिक्सल्स मोर डिटेल, और अगर आपका फेवर पिक्सल्स होता है तो लेस डिटेल। एग्जांपल 6000 इंटू 4000 पिक्सल्स, हाई रेजोल्यूशन। ठीक है। तो आप अपने फोटो इमेज, मोबाइल से जो आप फोटो क्लिक करते हो उस इमेज को क्लिक करो, उसके डिटेल्स में जाओ। आपको वहां पे ये पिक्सल्स, इमेज क्वालिटी जो रेजोल्यूशन में बात कर रहा हूँ, तो ये रेजोल्यूशन आपको वहां पे विजिबल होगा कि आपकी इमेज क्वालिटी जो है कितने एंगल पे, कितने पिक्सल पे क्लिक की गई है। ठीक है। अब देखो ये इमेज में क्या इफेक्ट करता है। इमेज क्लैरिटी एंड डिटेल्स में हाई रेजोल्यूशन कैप्चर फाइनर डिटेल, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। प्रिंट क्वालिटी, तो आपकी प्रिंट क्वालिटी तभी अच्छी होगी जब आपका वो इमेज हाई हाई क्वालिटी में होगा। ठीक है। क्रॉपिंग फ्लेक्सिबिलिटी, विथ हाई रेजोल्यूशन यू कैन क्रॉप द इमेज एंड स्टिल कीप गुड क्वालिटी। मतलब आप ऐसा समझो कि अगर आप एक फोटो क्लिक किए हो, अब आपको उसमें से क्रॉप करके एक फोटो निकालनी है। मान लो कि एक ग्रुप फोटो है, उसमें 6 लोग हैं। अब 6 में से मुझे 2 को रखना है, 4 को आउट कर देना है। तो मैं 2 की जब फोटो बनाऊंगा तो मुझे जूम करना पड़ेगा। अब जैसे मैं जूम करूंगा फोटो आपकी ब्लरी हो जाएगी। इट मीन्स कि वो लो पिक्सल में बने हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इमेज हाई पिक्सल में क्लिक करनी है। ठीक है। देखो यहाँ पे एकदम सिंपल सा एक फंडामेंटल है, हाई मीडियम लो। हाई means sharp, detailed, large prints. Medium मतलब good for everyday photos. And low, blurry, pixelated when enlarged. Enlargement बड़ा करके देखना। ठीक है। तो कुछ टिप्स है, चूज हाई, चूज मीडियम। ठीक है। अगर आपको प्रिंटिंग के लिए जाना है, एडिटिंग के लिए जाना है, तो आप हाई रेजोल्यूशन यूज करो। अगर आपको मीडियम और लो रेजोल्यूशन आप यूज करते हो, मतलब क्विक बट
अगर मुझसे पूछो तो बस एक ही हमेशा यूज करो, चूज हाई। ऑलवेज रिमेम्बर, फॉर प्रिंटिंग, फॉर एडिटिंग, फॉर शेयरिंग, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। तो फाइनल थॉट जो है, मोर पिक्सल्स इज इक्वल टू मोर डिटेल्स इज इक्वल टू बेटर इमेज क्वालिटी। ठीक है। एमएमबी का फंडामेंटल है यहाँ पे, मोर पिक्सल्स मोर डिटेल इज इक्वल टू बेटर इमेज क्वालिटी। अब कल मैं आप लोगों को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने कैमरा पार्ट्स दिया था। ठीक है। चैट बॉक्स में मुझे बताएं कितने लोगों ने कंप्लीट किया है। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। चलिए फटाफट मुझे बताइए। ओके मिस्टर ललन कुमार, कंप्लीट है, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा फील हो रहा है कि और कोई कंप्लीट किए नहीं है शायद। ओके, शिव शंकर जी ने भी बनाया है। रामविलास जी भूल गए थे। ओके। तो रामविलास जी, मुझे एक बात बताइए कि आप आज खाना भूल गए थे? तो ये ध्यान रखिए कि जैसे हमारे लिए खाना जरूरी है, वैसे ही हमारे लिए पढ़ना भी उतनी जरूरी है। ठीक है। तो फाइनल आउटपुट अगर आपको चाहिए, कॉलेज गए थे, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए अभी आपके पास टाइम है, आप आज उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, गर्मी भी बहुत है, थक जा रहे होंगे, कोई इशू नहीं है। बट आज आप उसे कंप्लीट कर लीजिएगा, वो आपके लिए ही है। अब देखिए, अब हम लोग आ रहे हैं अनमास्क। चलिए, अब आप लोगों को समझना होगा। ये मैं एक पिक्चर शो किया हूं अभी, जिसका नाम है रूल ऑफ थर्ड्स। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड्स को समझेंगे। ठीक है। एकदम ध्यान दीजिएगा और ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि रूल ऑफ थर्ड्स होता क्या है। अभी मैं शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ, कुछ मैं पहले डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप कि एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही होगी। तो आज हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन बेसिक। ओके। तो व्हाट इज कंपोजिशन बेसिक्स इन फोटोग्राफी, मतलब देखो, कंपोजिशन बेसिक होता क्या है, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग नॉर्मली फोटो तो क्लिक कर लेते हैं, बट हमारी फोटो कभी आउट ऑफ द फ्रेम हो जाती है। ठीक है। आउट ऑफ द पिक्चर हो जाती है। मुझे पता है, मैं फोटो क्लिक करने गया, पता चला वहां से दो लोग की मैं फोटो मिस कर गया। वाई? क्योंकि मुझे फ्रेमिंग नहीं पता था, वो आउट ऑफ द फ्रेम चले गए। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कंपोजिशन का मतलब होता है फोटो के अंदर एलिमेंट को प्रॉपरली अरेंज करना। अगर आपके पास एक थाली है और आपको थाली में दिया गया है कि आपको पूरा थाली सजाना है खाने का, ठीक है, या फिर दिवाली है, वहां पे पूरे दिए सजाने हैं, आपको एक थाली में कहीं लेके जाना है, स्वीट्स लगाना है, बट हम क्या कर रहे हैं कि कुछ स्वीट्स थाली में रख रहे हैं और कुछ जमीन में रख रहे हैं, तो वो प्रॉपर अरेंज नहीं कहलाता। ठीक है। तो कंपोजिशन का मतलब ही होता है कि फोटो के अंदर एलिमेंट को प्रॉपरली अरेंज करना, ताकि इमेज अट्रैक्टिव और मीनिंगफुल लगे। सपोज दैट आप कॉलेज जाते हो, आप अच्छे से रेडी होते हो, ठीक है, आप मान लो सपोज दैट पूरे अच्छे से रेडी हो गए और आप हेयर स्टाइल, आप जो बाल झाड़ना भूल गए, आप कॉलेज चले गए, खुद को बहुत बुरा लगेगा।
अरे मैं अच्छे से तैयार हो गया, अच्छे सेट पैंट शूज मैंने पहन लिया, और मैंने तो बाल झाड़ना ही भूल गया मैं तो। ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना है कि ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ता है, तब जाके आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो पाता है। ठीक है। तो यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो रूल ऑफ थर्ड्स क्या है? ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है। इट मीन्स की रूल ऑफ थर्ड्स मीन्स फ्रेम को हम लोग एग्जैक्टली फ्रेम को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो कंपोजिशन का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को, कि इमेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग प्रॉपर उसको एक फ्रेम में यूज करते हैं। ठीक है। अब आप लोग को यहाँ समझना पड़ेगा कि सिंपल वर्ड में अगर कहें तो फोटो को कैसे सेट और फ्रेम किया जाए, मतलब उसको ही कंपोजिशन कहते हैं। ठीक है। तो अब आप लोग को यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि रूल ऑफ थर्ड्स क्या होता है। देखो रूल ऑफ थर्ड्स बहुत इजी नहीं है, ये थोड़ा टिपिकल है, बट अगर समझ में आ गया तो बहुत इजी है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं रूल ऑफ थर्ड में, फ्रेम को 9 इक्वल पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, फ्रेम को 9 इक्वल पार्ट में, जैसे मैं पिक्चर में भी दिखा रहा था कि हम लोग एक बॉक्स लिए और बॉक्स को इक्वली, मतलब कि 2 हॉरिजेंटल एंड 2 वर्टिकल लाइन में डिवाइड कर दिए। ठीक है। अब जहां मेरा वो एक बॉक्स जो है, जैसे वो डिवाइड हो गया प्रॉपर 2 हॉरिजेंटल एंड 2 वर्टिकल लाइंस में, तो वहां आपके 9 बॉक्सेस बन जा रहे हैं। ठीक है। अब जैसे आपके वो 9 बॉक्सेस बन गए, तो वो इक्वल बॉक्सेस होंगे। अब जब 9 इक्वल बॉक्सेस बन रहे हैं, तो आपके वहां पे 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेंगे। आ जाना। तो सॉरी, तो एग्जैक्टली 9 इक्वल पार्ट्स बनेंगे, जैसे कि मैं अभी एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। आई होप कि सबके लिए विजिबल होगा। कोई भी एक स्टूडेंट मुझे यस लिख दीजिए। ओके ललन जी। चलिए ग्रेट। तो यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक इमेज है। ठीक है, इस इमेज को ध्यान से देखिए। अनमास्क, चलिए अब आपके लिए विजिबल होगा। ठीक है। तो ये रूल ऑफ थर्ड है, देर आर 2 वर्टिकल एंड 2 हॉरिजेंटल लाइंस। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, जहां पे लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देर आर 4 क्रिएटिंग 4 इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब जो लाइंस हैं यहाँ पे 4 जगह एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे कितने इंटरसेक्शन सेक्शन पॉइंट हो गए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे 4 हो गए। ठीक है। तो सब्जेक्ट को सेंटर के बजाय साइड लाइंस पे रखने से फोटो ज्यादा बैलेंस्ड और इंटरेस्टिंग लगती है। अब देखो ये डॉगी है, आपको एक डॉग दिख रहा है यहाँ पे सामने, उसके बाद बीच में आपके पास एक झील है। झील के पीछे पूरा आइसी वाला जो रॉक एरिया होता है, कह सकते हैं पहाड़ पर्वत नदी, मतलब उसके पीछे। ठीक है। अगर ये डॉग सोचो वहां होता तो ये डॉग विजिबल नहीं होता। यहाँ मेरा सब्जेक्ट क्या है, ये डॉग सब्जेक्ट है। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें फोरग्राउंड, तो फोरग्राउंड सब्जेक्ट मेरा डॉग है, और बैकग्राउंड मेरी वो डॉग जो एरिया जो दिख रही है वो है। ठीक है। अगर इस डॉग को मैं बीच में सेंटर में कर देता, तो क्या फोटो अच्छी लगती?
नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आज के बाद से आप लोग जो भी फोटोग्राफी करोगे, आप लोग रूल ऑफ थर्ड यूज करना। देखो, एक्चुअली ये ग्रिड्स लाइन है। आप अपने मोबाइल फोन में चेक करो, सबके मोबाइल फोन के सेटिंग्स में जाना, सेटिंग्स में जाके कैमरे में जाना, वहां पे आपको ग्रिड लाइन मिलेगा। आप ग्रिड लाइन ऑन करोगे तो सेम ऐसी ग्रिड लाइन आपके मोबाइल फोन पे जब आप कैमरा ऑन करोगे तो विजिबल होगी। मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे आंखों में सेट हो चुका है रूल ऑफ थर्ड्स। ठीक है, मैंने लाखों फोटोज क्लिक किए हैं। आई होप कि 5 लाख प्लस में फोटो क्लिक कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये आपको तब पता चलेगा। अगर मैं बात करूं, डिस्कशन करूं, तो लास्ट मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज की मैं क्लास ले रहा था। तो वहां पे कुछ स्टूडेंट्स मुझे मिले थे जो रूल ऑफ थर्ड्स को बहुत अच्छे से समझे थे, और उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल करके कुछ फोटो क्लिक करके भी दिखाया था। तो आई होप कि आई वांट कि मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे कुछ फोटो क्लिक कीजिए, और आपके फोन में ही अवेलेबल है। आपको डीएसएलआर कैमरे की जरूरत नहीं है अभी। बेसिक, एज ए बिगिनर, आप अपने फोन के सेटिंग्स में जाओ, वहां जाके आप ग्रिड्स लाइन को ऑन करो, आपको सेम ग्रिड्स लाइन विजिबल होंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ग्रिड्स लाइन आप कुछ फोटो क्लिक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। आपको वहां पे बहुत डिफरेंसेस नजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोटो की ओर आते हैं। देखो, एक फोटोग्राफर है जो कि फोटो क्लिक करने की है। आप देखो ये बंदा कहाँ खड़ा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। हम लोग थोड़ा इसमें डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं 4 पॉइंट को ए बी सी डी, तो वो जो खड़ा अभी है वो सी, ए बी सी डी, अभी वो खड़ा है बी और सी पॉइंट पे। ठीक है, अगर उसको सेम एंगल पे अगर हम लोग ए बी पे खड़ा कर देंगे तो उसके पीछे का एरिया ज्यादा वाइड हो जाएगा। वो फोटो अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो आगे देख रहा है और आगे दिखाना चाह रहा है कि देखो आगे की एरिया कितनी सुंदर है, कितनी वैकेंट है, एक समुद्री क्षेत्र है, सनसेट का टाइमिंग है। ठीक है, तो वो विजिबल हो रहा है वहां पे। तो ये ध्यान रखना है, रूल ऑफ थर्ड्स का मतलब ही होता है कि फ्रेम में और सेंटर में फोटो को ना क्लिक करके हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट को यूज करें, लाइक दिस। अब ये बच्ची को देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे विजिबल हो रहा है कि बच्ची किधर जाना चाह रही है। अगर उसको हम लोग इस पॉइंट से आगे वाले पॉइंट पे कर देंगे तो वहां क्या होगा, आगे का पोजीशन छोटा हो जाएगा। तो समझ फोटो समझ में नहीं आएगा, हम लोग वहां पे स्टोरी टेलिंग नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पे स्टोरी टेलिंग है कि वो बच्ची आगे की ओर देख रही है और वहां पे वेदर बहुत खराब हो चुका है। ठीक है, ये देखो, ये आप घर में पिट्ठो खेलते होगे ना, तो ये हम लोग करते हैं हमेशा। कैसे छोटे छोटे कुछ पत्थर को खुद से जुगाड़ कर लो, और कहीं पे थोड़ा घर से बाहर एरिया चले जाओ, जंगल वाले एरिया में चले जाओ, या थोड़ा साइड हट जाओ जहाँ पे थोड़ा खेती बाड़ी टाइप का हो, वहां पे जाके ऐसे पत्थर को सजा दो, और बुके इफेक्ट के साथ। ठीक है, मतलब बैकग्राउंड ब्लर करने के साथ आप ऐसी फोटो क्लिक कर सकते हो। तो आई होप यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक बार प्लीज आप लोग यस लिखिए अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, कोई भी डाउट है तो मैं अभी क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग फिर अगले 5 मिनट में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी देख सकते हो आप लोग। ठीक है, ये टावर है, तो ये भी रूल ऑफ थर्ड में फोटो ली गई है ताकि आपकी फोटो अट्रैक्टिव हो और एक स्टोरी टेलिंग हो। तो अभी मैंने रूल ऑफ थर्ड्स के रिलेटेड कुछ पिक्चर्स दिखाए थे, क्या वो पिक्चर्स विजिबल नहीं थे आप लोगों के लिए? अगर विजिबल नहीं थे तो मैं फिर से शेयर करूंगा, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि रूल ऑफ थर्ड्स के पिक्चर विजिबल थे, यस और नो। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। चलिए मैं रूल ऑफ थर्ड्स के पिक्चर फिर से एक बार विजिबल कराता हूँ। मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। चलिए, अब आप लोग बताइए कि ये विजिबल है या नहीं है। स्क्रीन बताइए, मेरी स्क्रीन विजिबल है?
अभी स्क्रीन विजिबल है? ललन जी ने यस लिखा है। ओके। शबनम, निशु, कमेंट दिख रहा है। रामविलास जी, ओके, कोई बात नहीं, अभी आप सब कुछ दिखेगा। अब देखिए ये पिक्चर है, ठीक है। तो ये रूल ऑफ थर्ड की पिक्चर है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे टू हॉरिजेंटल एंड टू वर्टिकल्स लाइन है, और यहाँ पे जहाँ पे लाइन क्रॉस कर रहा है उसे हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है, वहां पे हम लोग जस्ट फोटो को सेंटर में क्लिक करते हैं। तो अब आपको फोटो सेंटर में ना क्लिक करके थोड़ी साइड लाइन में ले जानी है, और वहां से एक फ्रेम बनाना है कि आपको फोटो जो है वो आउट ऑफ द फ्रेम ना हो। जैसे मैं पिट्ठो की बात किया था, तो हम लोग पिट्ठो खेलते हैं ना घर पे, ऐसे ही। तो ऐसे पिट्ठो बना के आप लोग ऐसी फोटोग्राफी कर सकते हो। आई होप कि आप सबके लिए विजिबल है ये रूल ऑफ थर्ड्स, सब लोग समझ पाए होंगे। तो कमेंट में यस लिखिए। अब दिख रहा है, अब ठीक है। ओके, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और थोड़े आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि फ्रेमिंग पे ही डिस्कशन है अभी हमारा, क्योंकि फ्रेमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो अभी हम लोग आ रहे हैं, नेक्स्ट है फ्रेमिंग। मतलब कि नेचुरल ऑब्जेक्ट जैसे डोर, विंडो, ट्रीज का मतलब यूज करके सब्जेक्ट को हाईलाइट करना। मतलब देखो, फ्रेमिंग का मतलब क्या होता है, ऐसा समझना होगा आप लोग को कि फ्रेमिंग मीन्स व्हाट, ठीक है। तो मैं एक बार व्हाइट बोर्ड में आता हूँ, ठीक है। देखो, ये मेरी एक कंप्लीट फ्रेम है। अब मुझे जो फोटो क्लिक करनी है, इस फ्रेम के अंदर क्लिक करनी है। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि फ्रेम बना लेते हैं। अब मान लो कि मैं रूल ऑफ थर्ड की बात कर रहा था, तो टू हॉरिजेंटल एंड टू वर्टिकल अप्रोक्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई स्केल नहीं है, मैं हैंड से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास फोर इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गए। वन, वन, टू, थ्री, फोर, ठीक है। तो ये देर आर फोर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो आप देखो डॉगी अभी कहाँ पे था आपका, इसको थोड़ा हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, ठीक है। तो वो जो डॉग अभी थी, वो डॉग जो वहां पे खड़ा था, जो हम लोग फोटो देख रहे थे रूल ऑफ थर्ड्स में, वो था मेरा नंबर थ्री पे। और जो फोटोग्राफर खड़ा था वो नंबर टू एंड थ्री पे था, ठीक है। तो जो डॉग खड़ा था उसके आगे का सीन इधर था, जो फोटोग्राफर भी खड़ा था उसका भी सेम ही सीन था, ठीक है। तो ये एरिया को मुझे वाइड रखना है, ताकि स्टोरी में ये पता चले कि अगर आप वहां पे खड़े हो, मान लो मिस्टर ललन वहां पे खड़े हैं, तो वहां पे आपको आगे दिख रहा हो, ठीक है, कोई भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर रामविलास खड़ा है तो उसको कहाँ पे खड़ा रहना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर आप लोग ध्यान रखिए। और ये फोर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो आज के बाद आप लोग से मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी आप लोग फोटोग्राफी करेंगे अपने कैमरे का ग्रिड्स ऑन कर लीजिएगा। आफ्टर 500 फोटोज, 400 500 फोटो क्लिक करने के बाद आपके पास खुद आईज में ये ग्रिड लाइन सेट हो जाएंगे। फिर आपको ग्रिड लाइन आप ऑफ कर दो, आप एक्सपर्ट हो जाओगे इसके, ठीक है। तो टू हॉरिजेंटल्स, टू वर्टिकल्स लाइन, फोर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जैसे मैंने नंबरिंग किया है, आपको ऐसे ही क्लिक करना है तो आपको ज्यादा वहां पे समझ में आएगा। ये मेरा जो चैप्टर है ये है रूल ऑफ थर्ड्स, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा फ्रेमिंग पे। अब फ्रेमिंग क्या है, ठीक है। तो फ्रेमिंग भी थोड़ा एक बार मैं आप लोग के साथ व्हाइट बोर्ड पे आता हूँ फिर से। देखो, फ्रेमिंग क्या है, ठीक है। फ्रेमिंग मीन्स, व्हाट इज फ्रेमिंग?
तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि फ्रेमिंग क्या है। ठीक है, देखो। ठीक है, ये हो गया मेरा फ्रेमिंग। ठीक है, अब फ्रेमिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ये समझना होगा कि फ्रेमिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, देखो, सपोज दैट कि मेरा फ्रेम है। अब देखो, आपको फोटो क्लिक करनी है। मान लेते हैं, एक हम लोग जनरल से एक बात करते हैं, सिंपल एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ये मेरा इन फ्रेम है। अब एक क्या हुआ कि एक मेरा, देखो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने तीन मतलब सब्जेक्ट जो मेरा, मैंने थ्री सब्जेक्ट्स लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मेरे नंबरिंग मैं कर दूं तो 1 2 3। ठीक है, तो नंबर 1 क्या हो गया, मेरा आउट ऑफ फ्रेम हो गया। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें पता नहीं चलता है, हम फोटो क्लिक कर लेते हैं, वाह बहुत सुंदर फोटो मैंने क्लिक किया। जब घर जाके सिस्टम पे जब मेमोरी कार्ड निकाल के लगाते हैं, ओ माय गॉड, ये फोटो मेरी मिस कर गई। ठीक है, जनरली ऐसा होता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप आने वाले दिनों में अगर आप प्रोफेशनल होते हो, किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हो एज ए फोटोग्राफी टीम में, तो ये फ्रेमिंग उतने ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपका सोचो, यहाँ जो नंबर 1 है उसके हाथ और पैर बाहर निकल गई तो फोटो आपकी कट हो गई, मतलब फोटो कंप्लीट नहीं हुई। तो आपका जो कस्टमर होगा, क्या आपको पैसे देगा? नहीं देगा। देखो, एज ए करियर हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शन है। हम लोग इंडिया में कहते हैं ना, डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है। बट आप अगर थोड़ा यहाँ से बाहर निकलोगे तो समझ में आएगा कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फोटोग्राफर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, इंटीरियर डिजाइनर बनना है, एग्रीकल्चरिस्ट बनना है, साइंटिस्ट बनना है, क्या बनना है आपको? वहां पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे बिहार झारखंड में ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप थोड़ा यहाँ से बाहर निकल जाओ, आपको ऐसे 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 पर्सन मिलेंगे जो आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है, आपका सोच छोटी होती है, आपका तरीका बड़ा होना चाहिए, आपके पास आइडियाज बड़े होने चाहिए। ठीक है, तो फ्रेमिंग आई होप कि एकदम क्लियर होगा। तो ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि जो भी फोटो क्लिक करते हैं वो हम लोग फ्रेम में करते हैं। और आपको ऑन फ्रेम इन फ्रेम रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको शटर रिलीज बटन को कंटिन्यू प्रेस करना पड़ेगा। इट मींस कि आपको वहां पे कंटिन्यूअस मोड यूज करना पड़ेगा। उसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि अगर आपको किसी फोटो में लग रहा है कि वो बाहर निकल चुका है, तो वो 10 सेकेंड में 30 फोटो क्लिक हो चुकी है, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें एक फोटो आपको अच्छी मिल जाएगी जो आपके काम आ जाएगा। लास्ट टाइम मैं अपनी क्लिक की हुई कुछ फोटो आपके साथ शेयर करूंगा। अभी रिसेंट मैं एक दो प्रोग्राम में गया था, एज ए कोऑर्डिनेटर जाते रहता हूँ, और चूंकि मेरे क्लासेस भी चलते रहते हैं हर जगह, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस। ठीक है, तो चूंकि मैं यहाँ पे लेक्चरर भी हूँ, ठीक है, इस डिपार्टमेंट का, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि कुछ पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि फ्रेमिंग क्या है नहीं है। कुछ पिक्चर्स मैं जरूर शेयर करूंगा आप लोग के साथ, आप लोग देखिएगा, कमेंट कीजिएगा क्या है नहीं है, और लर्न कीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो, आपको लर्न करना पड़ेगा। और फोटोग्राफी का तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, आज आप लर्न करो, कल से आप अर्न करो। अभी क्या है ना कि वेडिंग के लिए, ऑनलाइन शूटिंग के लिए, कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत डिमांड है, अच्छे फोटोग्राफर का, अच्छे वीडियोग्राफर का। ठीक है, बहुत डिमांड है। बट आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो स्किल मैं सिखा रहा हूँ आपको वो डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि ये मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि ये फुल्ली प्रैक्टिकल बेस्ड है। मैं कितनी भी थ्योरी पढ़ा लूंगा, जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ उसको आपको अपने दिमाग में भेजे में घुसाना है, और आपको प्रैक्टिकल करना है। 1 घंटे का थ्योरी क्लास मतलब कि 12 घंटे का प्रैक्टिकल।
ठीक है, इतना आसान नहीं होता है फोटोग्राफी। आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तब जाके आप आउटपुट ले आओगे। अब बोलोगे सर मैं इसमें कैसे इंटर्न्स कर सकता हूँ, इंटर्नशिप आपका चल रहा है, सर मैं इसमें कैसे पार्ट टाइम कर सकता हूँ, मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको एक अच्छा कैमरा लेना होगा। आपको कैमरे के साथ कुछ दिन प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद अगल बगल में आपके पास बहुत सारे स्टूडियोज होंगे, आपके सिटी में होंगे, सिटी के बाहर होंगे, जो कि वेडिंग फोटोग्राफी, मूवी शूटिंग वगैरह वगैरह चलता होगा। तो आपको उनके साथ ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस में जाना पड़ेगा, भले वॉट एवर आपको कुछ भी पैसे दें, एक दिन का 500 दे, 1000 दे, कोई मैटर नहीं करता है। आफ्टर 6 मंथ, 1 ईयर या 2 मंथ, 3, ये आपके स्किल पे डिपेंड करेगा कि आप उसको कितने दिन में लर्न कर रहे हो। जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम चीज करना है वहां पे, बस प्रैक्टिकली करना है। उसके बाद आपको फ्रीलांस काम मिलना शुरू हो जाएगा। अभी फ्रीलांस काम क्या होता है? सपोज दैट कि मेरी स्टूडियो चलती है, बहुत पॉपुलर है, मैं पूरे इंडिया लेवल पे काम कर रहा हूँ, झारखंड बिहार लेवल पे काम कर रहा हूँ, तो शादी का सीजन है, एक साथ मुझे 5 जगह काम मिल गया है, तो हर जगह मैं अवेलेबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि मैं हायर करता हूँ, मैं परमानेंट स्टाफ नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे सैलरी देना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, डे वाइज, आज मुझे 5 फोटोग्राफर की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, 5 लोगों को हायर करूंगा। ठीक है, एक फोटोग्राफर आया, उसको मैं 4000 एक दिन का देता हूँ, वीडियोग्राफर को 4000 देता हूँ, सिनेमेटोग्राफर है तो वो 4000 से 6000 भी ले लेता है। ड्रोन कोई चला रहा है, ठीक है, तो ड्रोन वाले भी 4000 5000 ले लेते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपके मार्केट पे और आपके स्किल पे। आपकी स्किल जितनी अच्छी होगी, आपका मार्केट में डिमांड उतना अच्छा होगा, क्योंकि हर एक स्टूडियो वाले को एक अच्छे स्किल्ड फोटोग्राफर की जरूरत होती है। तो स्टार्टिंग में आप चाहो तो किसी भी स्टूडियो के साथ ज्वाइन करके, शूटिंग वेडिंग के सीजन में, या फिर कोई मार्केटिंग का टाइम कुछ चल रहा है, तो उसके लिए आपको 1000 2000 रुपए इजिली हर दिन का मिल जाता है आपके पास, बशर्ते कैमरा अच्छी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। और उसको जैसे से आपकी स्किल डेवलप होती है, आपका डिमांड बढ़ता है, आपका डिमांड बढ़ता है तो आपके चार्जेस बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ इनकम है। आप सोर्स ऑफ इनकम अपना कैसे बढ़ाना चाहते हो? ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए भी फॉर्म्स भरने के लिए आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो आप चाहो तो एज ए पार्ट टाइम में आप इसको भी अपना प्रोफेशन, पार्ट टाइम प्रोफेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि सबको विजिबल था। नीसू जी ने लिखा है, वंदन जी ने लिखा है सर इमेज नहीं आ रहा है। तो आई होप कि सबको दिख रहा था और आप लोग को विजिबल नहीं था। मुझे लगता है आपकी तरफ से कुछ टेक्निकल इशू है। आप लोग जरा अपने नेटवर्क को रिसेट कीजिए और जरूर विजिबल होगा सब कुछ। और कोई बात नहीं, अगर विजिबल नहीं है तो मैं फिर से दिखा दूंगा, उसके लिए कोई घबराने और चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, मैं तो शुरू दिन बोला हूँ कि आप लोग 10 बार पूछिए, 10 बार क्वेश्चन कीजिए, मेरे लिए अच्छा है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन करते नहीं हो। ठीक है, तो अभी हम लोग फ्रेमिंग हो गया। फ्रेमिंग के बाद आते हैं हम लोग लीडिंग लाइंस में। लीडिंग लाइंस क्या है? देखो, लीडिंग रूल ऑफ थर्ड्स क्लियर हो गया, फ्रेमिंग समझ गया आप लोग। लीडिंग लाइंस मतलब होता है रोड्स, रिवर्स, रेलवे ट्रैक्स या लाइंस व्यूअर की आइज को सब्जेक्ट की तरफ ली जाती है। मतलब आप लोग ऐसे समझ लो कि लीडिंग लाइंस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आप लोगों ने बहुत सारे इमेजेस देखे होंगे, ऐसे इमेजेस आपने देखे होंगे जहां पे कि आपको एक सड़क दिख रही होगी, और सड़क आपको शो कर रहा होगा कि ये लाइन कहाँ जा रही है, मतलब कि कहाँ ये कंपोजिशन मीट कर रहा है। जैसे अ, एक तो मैं एक दो इमेजेस आपको शेयर करता हूँ, तो वहां से एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा। चलो मैं, माइक इनेबल है मेरी, एम आई ऑडिबल टू ऑल ना? सबको मेरी आवाज आ रही है? अभी किसी ने लिखा है, ललन जी ने, सर माइक इनेबल कर दीजिए। माइक इनेबल है ललन जी, आपको आवाज नहीं आ रही? आपके साइड से कुछ नेटवर्क इशू होगा। मेरा माइक इनेबल है, अभी आप बताइए आवाज आ रही है नहीं आ रही है?
अच्छा, स्टूडेंट का तो मैं आपको अभी लास्ट के 5 मिनट्स दूंगा, जिसमें जो आप लोग अगर कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप अपने रेज हैंड कीजिएगा, रेज योर हैंड्स, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, माइक ऑन करने से सबके बैकग्राउंड से इतनी नॉइज आने लगती है कि क्लास पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। लास्ट बैच 1 बैच 2 में मैंने कुछ क्लासेस में किया था। ठीक है, चलिए अच्छे से आ रहा है। ओके। तो अभी मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और मैं एक फोटो आप लोग के साथ शेयर करूंगा, जिसको कि हम लोग लीडिंग लाइंस बोलते हैं। मतलब कि लीडिंग लाइंस होता है कि आप लोग एक फोटो में आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है। चलिए, स्क्रीन विजिबल है? आप लोग यस नो लिखिए, स्क्रीन विजिबल है, यस और नो लिखिए, उसके बाद ही मैं पिक्चर पे आऊंगा। यस। ओके। ठीक है। तो लीडिंग लाइंस, एक सिंगल पिक्चर आप लोग देखो अभी। ठीक है। तो ये लीडिंग लाइंस है, जो कि शो कर रहा है कि ये बंदा कहाँ जा रहा है, और ये लाइंस आपको बता रहा है कि हाँ ये क्या है। ठीक है। तो रोड्स, रिवर, रेलवे ट्रैक्स या लाइंस व्यूअर की आईज को सब्जेक्ट की तरह ले जाता है। ठीक है। एक दो पिक्चर अगर आपको मैं और दिखा दूं यहाँ पे, तो एक देख लो, ये रेलवे ट्रैक। ठीक है। ठीक है। ये आप लोग देखो, ध्यान से देखो इस पिक्चर को, आप लोग को समझ में आएगा कि लीडिंग लाइंस होते क्या हैं। तो ये लाइंस बेसिकली यहाँ पे इसलिए क्लियर किया जाता है कि आप जब फोटोग्राफी कर रहे हो ना, तो वहां पे हमारे रूल ऑफ थर्ड्स, फ्रेमिंग, लीडिंग लाइंस, सिमेट्री एंड पैटर्न्स, बैकग्राउंड कंट्रोल, ये सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको सब चीज पे ध्यान देना होता है। बिल्कुल रामविलास जी, राम झूला है, आप भी चले जाइए झूलने के लिए, बहुत मजेदार है। बस यही है कि ये राम झूला इंडिया में नहीं है, फॉरेन में है, आपको फ्लाइट से जाना होगा, और काफी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। तो अपने साथ आप ही जाइए और अपने फ्रेंड्स को भी लेकर जाइए। ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लीडिंग लाइन से। ठीक है। तो लीडिंग लाइंस आप लोग समझ गए। अब हम लोग आते हैं सिमेट्री एंड पैटर्न्स पे। मतलब सेम शेप्स या मिरर इफेक्ट फोटो को अट्रैक्टिव एंड बैलेंस बनाता है। ठीक है। बैकग्राउंड कलर कंट्रोल आपके पास होना चाहिए, क्लीन और सिंपल बैकग्राउंड। जितनी आपकी बैकग्राउंड क्लीन होगी और सिंपल होगी, उतनी आपकी फोटो अच्छी और सुंदर होगी। आपके डिस्ट्रैक्शन को जो होता है वो क्रिएट करता है। मतलब अगर आप बिजी बैकग्राउंड यूज करोगे, तो बिजी बैकग्राउंड क्या करता है, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। ठीक है। डेप्थ होनी चाहिए आपकी फोटो में, मतलब डेप्थ एंड पर्सपेक्टिव, फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड और बैकग्राउंड यूज करके 3D फील्ड क्रिएट करा सकते हैं। जैसे मैं आपको वहां पे एक डॉग जो खड़ा था, वहां मैं बताया था कि वहां बैकग्राउंड क्या है, मिडिल ग्राउंड क्या है, और फोरग्राउंड क्या है। ठीक है। लाइटिंग एंड स्पेस, प्रॉपर लाइट और एम्प्टी स्पेस। ठीक है। मतलब कि फोटो को प्रोफेशनल लुक देता है। तो आपका लाइटिंग जितना अच्छा होगा, आपकी स्पेस जितनी अच्छी होगी, आपकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। अगर सिंपल मेरे लैंग्वेज में पूछे, तो गुड कंपोजिशन मेक्स अ सिंपल फोटो लुक पावरफुल एंड प्रोफेशनल। गुड कंपोजिशन, गुड कंपोजिशन makes a simple photo look powerful and professional। ठीक है। मतलब नजरिए का होता है कमाल, नजरिए का होता है कमाल, कंपोजिशन बनाए फोटो बेमिसाल। अगर आपकी कंपोजिशन बहुत अच्छी होगी, तो कंपोजिशन क्या करेगा, आपकी फोटो को बेमिसाल बनाएगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कंपोजिशन आपको फोटो को बेमिसाल बनाता है। चलिए, अब लास्ट के 5 मिनट्स हैं,
तो अभी हम लोग थोड़ा क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज आस्क मी। आप लोग पूछिए, मैं क्लियर करूंगा। ठीक है। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए आप लोग कि आपको जो वर्क करना है वो कस्टमर बेस्ड करना है। अगर आपके शॉप है तो आपसे कस्टमर जो डिमांड करते हैं आप उनको देते हो। ठीक है। तो मार्केट में बहने सर कल का क्या है भैया? ओके। डीएक्स एंड एफएक्स रह गया था, कोई बात नहीं ललन जी, गुड क्वेश्चन, थोड़ा आप लेट से किए हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको बिल्कुल उसके लिए चिंता नहीं करना है। मैं एक पिक्चर निकाल रहा हूँ, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। बंधन कुमारी जी, देखिए अटेंडेंस के लिए आपको चिंता नहीं करना है। अगर आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ से अटेंडेंस बन रहा है। बट आपको आपको पोर्टल में जाके वहां पे आप रजिस्टर्ड हो। अगर आप नहीं हैं तो टेक्निकल टीम द्वारा आपको एक नंबर दी गई है, कोई व्हाट्सएप नंबर। अगर नहीं दी गई है तो आप लोग मुझे इसमें बताइए, मैं वो नंबर टेक्निकल टीम से लेके आपके साथ शेयर कर दूंगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग के साथ जो भी क्वेश्चन क्वेरी होगा, आप उसमें उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर मेरा अटेंडेंस नहीं बन पा रहा है, या मैं नहीं बना पा रही हूँ, बना पा रहा हूँ, तो मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो आपको वो हेल्प करेंगे। कोई बात नहीं, आपको चिंता नहीं करना है। अटेंडेंस, अगर आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो अटेंडेंस के लिए आपको टेंशन ही नहीं लेना है। तो डीएक्स और एफएक्स की बात करते हैं हम लोग ना, तो देखो आप लोग को पहले समझना पड़ेगा। देखो, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। क्लास नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम है आरती जी। आप इंटर्नशिप कर रहे हो और अगर आप क्लास नहीं करोगे तो प्रॉब्लम कैसे नहीं होंगे? आपको सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा फिर। और दूसरी बात है कि ऐसा सर्टिफिकेट तो मार्केट में बिकते हैं ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना क्लास के आप सर्टिफिकेट लेके भी अगर मिल भी जाता है तो क्या करोगे? ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप क्लास कीजिए, क्लास को समझिए। 1 घंटे की क्लास होती है, ऑनलाइन क्लास होती है, आप कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है। चलिए, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ललन जी का क्वेश्चन था डीएक्स एंड एफएक्स फॉर्मेट, ठीक है। तो हम लोग एक कैमरा ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं हम लोग कैनन, सोनी, हम लोग निकॉन ले लेते हैं। चलिए, निकॉन और कैनन, निकॉन, ठीक है। तो डीएक्स और एफएक्स निकॉन कैमरा फॉर्मेट्स का फर्क सेंसर साइज में होता है। ठीक है। तो सेंसर साइज देखो, आपको यहाँ पे सेंसर साइज समझना पड़ेगा कि सेंसर साइज होता क्या है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि टू फॉर्मेट, डीएक्स एंड एफएक्स। कल मैंने बताया था कि डीएक्स जो है वो क्रॉप सेंसर होता है और एफएक्स जो होता है फुल फ्रेम होता है। ठीक है। तो आपको वहां पे, आप देखो एपीएस सी, सी फॉर क्रॉप सेंसर। ठीक है। तो जो डीएक्स फॉर्मेट का कैमरा होता है उसमें 24x16 mm का सेंसर लगा होता है। ठीक है। बट एफएक्स मतलब फुल फ्रेम 36x24 mm का होता है। अब क्या होगा? सॉरी, एफएक्स ज्यादा लाइट कैप्चर करता है, बेहतर लो लाइट परफॉर्मेंस देता है, जबकि डीएक्स सस्ता, हल्का और ट्रेवल फ्रेंडली होता है। ठीक है। तो नोट डाउन कि डीएक्स फॉर्मेट मतलब होता है एपीएस, ठीक है, डैश सी सेंसर। इसके जो साइज होते हैं वो होता है 24x16 mm का, इसमें सेंसर लगा होता है। ठीक है। ये कॉम्पैक्ट और लाइट वेट कैमरा है, अफोर्डेबल प्राइस रेंज है, टेलीफोटो फोटोग्राफी में इसका फायदा मिलता है। ठीक है। और ये थोड़ा कह सकते हैं कि लो लाइट परफॉर्मेंस वीकर है ये। एफएक्स में आते हैं तो 36x24 mm का हमें ये मिलेगा। क्रॉप फैक्टर देखो, अब अगर हम लोग सिंपल बात करें ना कि सर यहाँ पे, अगर एकदम सिंपल हिंदी भाषा में समझाया जाए कि डीएक्स और एफएक्स क्या है। ठीक है। ओके, कितना दिन क्लास होगी? 10 डेज का क्लास है, आज 3 डेज हुआ है, 7 डेज रिमेनिंग। ठीक है, 10 सब दिन की क्लास आपके और बचे हुए हैं।
हाँ बंधन कुमारी जी, नंबर मैं कल टेक्निकल टीम के पास जो कौन से नंबर पे वो टेक्निकल टीम अवेलेबल है, वो कल मैं ये नंबर आप लोग के साथ मैं शेयर टेक्निकल टीम की तरफ से करवा दूंगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ ये देखिए ललन जी ने शेयर कर दिया है। आई थिंक मैं ऑफिशियली कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, मुझे एक बार देखना पड़ेगा टेक्निकल टीम का नंबर। अगर ये है तो ठीक है, नहीं तो मैं कल शेयर करूंगा। ऐसे अगर ललन जी किए हैं तो मे बी ये इनको मिला होगा तो ये किए होंगे। ठीक है चलिए। अच्छा ओके। ठीक है। ठीक है। तो अभी हम लोग डीएक्स एफ एक्स कंटिन्यू कर लें। चलिए। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। और मैं एक पिक्चर फिर से शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, जो कि आपका डीएक्स एफ एक्स फॉर्मेट को क्लियर करेगा। चलिए मैं इंटायर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई होप कि ये सबके लिए विजिबल होगा। देखिए ध्यान से पिक्चर को देखिए। ठीक है। यहाँ पे नीचे में जो कैमरा है वो डीएक्स फॉर्मेट है और ऊपर में जो है वो एफएक्स फॉर्मेट है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि डीएक्स फॉर्मेट में 16x24 mm का सेंसर है और एफएक्स में 24x36 mm का सेंसर लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं उसमें जो एक रेज बनी हुई है वो ज्यादा एरिया कवरेज कर रहा है और ये कम एरिया कवरेज कर रहा है। अगर आप मान लो एक रूम में आप ग्रुप फोटोग्राफी कर रहे हो विथ 35 mm लेंस। ठीक है। वहां पे आपके 10 फ्रेंड्स खड़े हैं। ठीक है। तो वहां पे तो लिमिटेड है कि एक रूम में तो मेरे पास फिक्स एरिया होता है कि मैं यहीं तक पीछे जा सकता हूँ, आप वहीं तक पीछे जा सकते हो। ठीक है। तो आपके पास अगर डीएक्स कैमरा है तो हो सकता है कि आप उसमें से 8 फ्रेंड्स की फोटो ले पा रहे हो एक लाइन में खड़े करके, 2 फ्रेंड्स आपके छूट जा रहे हैं। बट अगर सेम लेंस के साथ आप अगर एफएक्स कैमरा यूज करोगे तो वहां पे उसके सेंसर साइज बड़ी है, तो आपके 10 फ्रेंड्स जो उसमें कैप्चर हो जाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो डीएक्स कैमरा बहुत अच्छा कैमरा है। बट अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपके लिए आपको एफएक्स कैमरा यूज करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, व्हाट्सएप पे ही बात होगा, कॉल आपको नहीं करना है। व्हाट्सएप पे ही आपका सारा कुछ होगा। ठीक है। आपको व्हाट्सएप में आप जो मैसेज करोगे आपका प्रॉपर उसमें आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है। तो आई होप कि ये डीएक्सएन आपका डीएक्सएन एफएक्स कैमरा आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक एक बना दे रहा हूँ सेंसर जो कि आपके लिए और इजी होगा। देखो। देखो एक छोटा सेंसर है एक बड़ा सेंसर है। ठीक है। एक का साइज जो है वो है 24x16 और एक का साइज जो है 36x24। ठीक है। तो जो क्रॉप सेंसर है वो 24x16 mm का होता है और जो फुल फ्रेम कैमरा होगा वो 36x24 का होगा। ठीक है। तो आई होप कि क्लियर होगा, कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप लोग फिर से मुझसे पूछ लीजिएगा। आज का टाइम ओवर हो चुका है, मुझे अभी नेक्स्ट क्लास के लिए जाना है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ठीक है। हम लोग कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पे। आप लोग थोड़ा टाइम से ज्वाइन कीजिए, लेट होने से 5 मिनट भी अगर लेट होता है ना तो मेरे लिए बड़ा टफ हो जाता है आपके टॉपिक को कवर करने में। ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं। ये जो निशु जी आपके साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, कांट लोड व्हाइट बोर्ड, सॉरी यू डोंट हैव एक्सेस, तो ये मैं एक बार देख लूंगा। एक्चुअली ये सबके लिए विजिबल है। मुझे लगता है आप टीम्स में जो यूज कर रहे हो वहां से आप एक बार देखिए कुछ इशू तो नहीं हो रहा है। बाकी अगर इधर से कोई इशू हो रहा है तो मैं एक बार फिर से चेक कर लूंगा। चलिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे। चलिए बाय बाय। कल हम लोग सेम टाइम पे मिलेंगे। जी हर हर महादेव सबको। चलिए राधे राधे। ओहो सब लोग भाई बड़ा एक्टिव है, ललन जी ओके। चलिए सबको धन्यवाद। समीर जी, रिंकू,
निशु, लक्की, शबनम, रामविलास, बंधन, आरती, है ना। चलिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग सेम, रूपाली जी, सब हम लोग कल सेम टाइम पे मिलते हैं। और आप लोगों से बस इतना ही, आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग टाइम पे क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि ये 10 डेज का ही क्लास है। और 10 दिनों में मुझे बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे स्किल बेस्ड बने, अच्छे लर्नर बने। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय, गुड नाइट।